हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरटी। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने चैनल पर 15 डेज नोट्स रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आज उसी सीरीज़ का लास्ट डे यानी डे 15 होने वाला है, जिसमें हम ऑलमोस्ट ऑल टॉपिक कवर करेंगे। अगर आपने पहले वाले डेज नहीं देखे हैं तो डोंट वरी, अगर आप इस डे को अच्छे से देखते हो, अच्छे से समझते हो और साथ साथ नोट्स बनाते हो तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होगा। आपके सीडीपी में जो आपकी 30 मार्क्स की सीडीपी आती है सीटेट के एग्ज़ाम में, उसमें से कम 10 मार्क्स को आपका बेनिफिट होने वाला है, यानी 10 नंबर आपके पक्के हैं अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा और समझा। सारा खेल लैंग्वेज का होता है, अगर आप लैंग्वेज समझ गए तो आपके लिए पेडागोजी बिल्कुल आसान हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सीडीपी का सिलेबस बता देती हूँ। तो ये टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में रहने वाले हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप इन टॉपिकों को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके सीडीपी में रहेंगे। तो हमने जो डे 14 की वीडियो थी उसमें हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए थे और ये भी कवर कर ली थी। इनमें से कुछ टॉपिक रह जाते हैं क्योंकि वीडियो अचानक से बंद हो गई थी, तो सारे टॉपिक मुझ पे कवर नहीं हुए थे। तो जो टॉपिक रह गए हैं आज हम उनको करेंगे और अपने जो नए नए टॉपिक हैं उन्हें भी हम करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो टॉपिक था वो जीन प्याजे वाला टॉपिक चल रहा था, तो वो हाफ हुआ था, हाफ हमारा रह गया था। तो अब हाफ को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हम थे आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष होती है। इससे पहले जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज आती है जो 2 से 7 वर्ष होती है, वो हम करा चुके हैं। अब बात करेंगे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज की, जो कि 7 से 11 वर्ष की होती है। इसमें मूर्त सक्रियात्मक अवस्था आ जाती है, यानी मूर्त ऑब्जेक्ट वो होती है जिनको हम टच कर सकते हैं और अमूर्त चीज़ें वो होती है जिनको हम टच नहीं कर सकते। तो बच्चों में मूर्त जो सक्रियात्मक है अवस्था है वो आ जाती है और वो मूर्त चीज़ों के प्रति लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है, वस्तुओं का वर्गीकरण भी करने लगता है। अब वस्तुओं का वो वर्गीकरण किस तरीके से करता है, तो उनके कलर, शेप, साइज के आधार पर बच्चा वस्तुओं का वर्गीकरण करता है, वस्तुओं का संरक्षण करता है। यानी अब उसे कंजर्वेशन जो वाली थिंक है वो समझ में आ जाती है कि अगर कोई चीज़ लंबी है और चौड़ी है, ये मैटर नहीं करता। जैसे कि ये अब बच्चे को समझ में आ जाएगा कि दोनों बीकर्स में समान क्वांटिटी आएगी, क्योंकि ये भी 20 ml 200 ml का है, ये भी 200 ml का है। अब बच्चा इनकी शेप पर नहीं जाएगा कि ये थोड़ा सा लंबा है तो इसमें ज़्यादा क्वांटिटी आएगी, नहीं। अब बच्चे में ये जो एक चीज़ है थिंकिंग आ जाती है कंजर्वेशन की, कि अगर कोई लंबा है कोई छोटा है ये मायने नहीं रखता, अगर क्वांटिटी दोनों की सेम है 200 ml है तो दोनों ऑब्जेक्ट में 200 ml ही चीज़ आएगी। अब बात करते हैं रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान। जो रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान भी आ जाता है कि बर्फ़ से पानी बन गया तो हम पानी से बर्फ़ भी बना सकते हैं। पर जो प्री ऑपरेशन स्टेज था उसमें बच्चों को इतना ज्ञात नहीं था कि रिवर्सिबल भी कर सकते हैं हम चीज़ों को, रिवर्सिबिलिटी भी होती है। वस्तुओं को सजाना, यानी बढ़ते क्रम में घटते क्रम में जो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर होते हैं वो भी बच्चों की समझ में आ जाती है। डिसेंट्रेशन यानी विकेंद्रीकरण, अब वो एक चीज़ पर नहीं सोचता बल्कि अलग अलग पहलुओं पर वो सोच विचार कर सकता है। अब बात करते हैं आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की, जो कि 11 से 15 वर्ष होती है। इसमें बच्चे को अमूर्त चिंतन आ जाता है। अमूर्त चिंतन वो होता है जिन ऑब्जेक्ट को हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि आपके नंबर्स हो गए 1 2 3, उनको हम टच नहीं कर सकते। हम उन्हें क्यों टच नहीं कर सकते? क्योंकि ऐसे थोड़ी कि हमने ऐसे 1 2 लिख दिया और हमने अब 1 को टच कर दिया, 2 को टच कर दिया, ये वाला टच नहीं होता। वो तो हम अपने माइंड में ही करते हैं ना। टच वो होता है जिसको हम अच्छे से उठा सके, ऐसे थोड़ा ना कि इस 1 को हम ऐसे पकड़ के उठा लेंगे। तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है अमूर्त और मूर्त, और बट इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि मूर्त चीज़ें क्या होती है, अमूर्त चीज़ें क्या होती है। आई होप आपको मूर्त और अमूर्त चीज़ों में जो डिफ़रेंस है वो समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग की, यानी कल्पनात्मक निर्णयात्मक तर्क आ जाता है, यानी वो हाइपोथेटिकल सोचने लगता है, यानी माइंड में ही वो सोचने लगता है। डिडक्टिव रीजनिंग होती है रूल टू एग्जाम्पल चलना, कि पहले बच्चे को रूल बता दिया बाद में उसे एग्जाम्पल बताया। तो ये डिडक्टिव रीजनिंग होती है। और एक इंडक्टिव मेथड भी होता है जिसमें बच्चे को हम पहले एग्जाम्पल बताते हैं और बाद में उसे रूल बताते हैं।
ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो प्याजे है उसने 4 स्टेजेस दिए हैं डेवलपमेंट के, और प्याजे ने डेवलपमेंट को डिसकंटिन्यूअस बोला है। अब बात करते हैं वाइगोस्की की। ये भी काफ़ी अच्छे मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपनी थ्योरी का जो नाम दिया है सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य यानी सोशियो कल्चर अप्रोच। तो जो वाइगोस्की थे उसकी जो थ्योरी है उसका नाम है सोशियो कल्चर अप्रोच यानी सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। जो वाइगोस्की थे वो रूसी मनोवैज्ञानिक थे और ये सामाजिक रचनावादी थे। सामाजिक संस्कृति पहलुओं पर ध्यान केंद्रित, इन्होंने जो सामाजिक संस्कृतियां हैं उन पर अपना ज़्यादा ध्यान दिया है। सामाजिक सृजनात्मकता का जनक, इन्हें सामाजिक सृजनात्मकता का जनक भी कहा जाता है। बच्चों द्वारा ज्ञान का सर्जन किया जाता है। वाइगोस्की के अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव है। वाइगोस्की ने क्या कहा है कि अगर बच्चे का जो विकास होता है वो सामाजिक परिस्थिति में ही संभव होता है। बच्चों का संज्ञानात्मक विकास सामूहिक प्रक्रिया द्वारा संभव हो पाता है। इन्होंने जो ग्रुप लर्निंग है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है कि बच्चा ग्रुप में ज़्यादा सीखेगा। बच्चे सामाजिक अंतर्क्रिया द्वारा ही सीखते हैं। जो बच्चे हैं वो सोशल इंटरेक्शन द्वारा, जब वो समाज से घुले मिलेंगे तब वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। वाइगोस्की के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया है। वाइगोस्की ने बोला है कि जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, पर जो प्याजे है उन्होंने बोला है कि जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है। और जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूस चलता रहता है, यानी लगातार चलता रहता है। यस, तो हम कहाँ थे कि जो वाइगोस्की ने बोला है कि जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि जीवन पर्याप्त चलती रहती है। विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज अंतर्क्रिया पर निर्भर करता है। और वाइगोस्की ने क्या बोला है कि जो विकास है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक अंतर्क्रिया पर निर्भर करती है, तथा इस सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप संज्ञानात्मक विकास संभव हो पाता है। इन्होंने क्या कहा है कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो सोशल इंटरेक्शन द्वारा ही हो पाता है। प्रोसेस ऑफ इंटरलेजाइजेशन यानी आंतरिककरण की प्रक्रिया। अब बात करते हैं जो वाइगोस्की ने 3 महत्वपूर्ण पहलू बताए हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो आपका सोशल इंटरेक्शन, कल्चर और लैंग्वेज। और लैंग्वेज को इन्होंने टूल माना है। वाइगोस्की का मानना है कि भाषा का विकास सामाजिक अंतर्क्रिया से ही होता है, कि जब हम समाज में घुले मिलेंगे तभी हमारी भाषा का विकास होगा, ऐसा वाइगोस्की का मानना है। भाषा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा यंत्र है, और वाइगोस्की ने जो लैंग्वेज है उसको टूल माना है, बड़ा यंत्र माना है। इसके द्वारा हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर पाते हैं, क्योंकि भाषा के द्वारा ही हम एक दूसरे से बातचीत कर पाते हैं। वे ज्ञान का सृजन करते हैं और ज्ञान का सृजन करते हैं, क्योंकि अगर हम पे हिंदी लैंग्वेज नहीं, मान लो कोई व्यक्ति है सामने वाला, उस पर हिंदी लैंग्वेज आती है और हम पर हिंदी लैंग्वेज नहीं आती, तो वो हमें ज्ञान दे रहा है बट हम उसको ज्ञान को ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम पे हिंदी लैंग्वेज नहीं आती, तो वो कुछ भी बोलेगा हमें समझ में नहीं आएगा। तो जो आपकी भाषा होती है उसी से ही आप ज्ञान का सर्जन कर पाते हो, एक दूसरों से बातचीत कर पाते हो। इसीलिए वाइगोस्की ने लैंग्वेज को एक टूल माना है। अब बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट टर्म्स की। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि है आपका आपका जोन ऑफ प्रॉक्सी मेडल यानी ZPD बोलते हैं, एक स्कैफोल्डिंग है जिसको माचन बोलते हैं, एक मोर नॉलेजेबल अदर यानी MKO। इनको मैं अभी बताती हूँ कि जो ZPD क्या होता है, स्कैफोल्डिंग क्या होती है, मोर नॉलेजेबल अदर्स क्या होते हैं। तो मोर नॉलेजेबल अदर का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जिससे आपको ज्ञान मिल रहा हो बट आपको उसकी एज कोई मैटर नहीं करती, चाहे उसकी एज 10 साल क्यों ना हो, बट अगर वो आपसे ज़्यादा जानता है, आपको ज्ञान दे रहा है, तो वो आपके लिए मोर मोर नॉलेजेबल अदर्स होगा। एनीबडी हु नोज मोर इन पर्टिकुलर एरिया। ठीक है। अब बात करते हैं स्कैफोल्डिंग की, जो कि अस्थाई मदद होती है, टेम्परेरी हेल्प होती है। जैसे कि आप कोई सम कर रहे हो, आप थोड़ा सा अटक जाते हो, तो आपके जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो आपको थोड़ी सी हिंट दे देते हैं, वो आपको थोड़ी सी हिंट दे देते हैं, तो आप उस सम को सॉल्व कर लेते हो। तो जो टीचर्स द्वारा आपको हिंट दिया गया है वो आपकी स्कैप फोल्डिंग होती है, एक टेम्परेरी मदद होती है। और जो आपका ZPD होता है वो संभावित विकास का क्षेत्र होता है, जिसमें आप विकास कर सकते हो, वो आपका एक विकास का क्षेत्र है। यहाँ से थोड़ा अच्छे से समझना, तब आपको ये ZPD समझ में आएगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये आपकी करंट नॉलेज है। अब आपको ZPD यानी आपको थोड़ी सी हेल्प दी गई उस विकास को विकसित करने के लिए,
तो आपका विकास थोड़ा-सा ये बड़ा सर्कल हो गया ये वाला। फिर आपको थोड़ी और हेल्प मिली, बट वो उसी काम की नहीं, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि आपको कितना भी सपोर्ट मिले आप नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे ये जेड-पी-डी का डायग्राम है और यहाँ पे ये एम-के-ओ-बी है और जेड-पी-डी बालक को मदद मिलने पर सीखने का दायरा मिल गया। अगर बालक को हम थोड़ी सी हेल्प दे देते तो वो सीख जाता है। जैसे कि बच्चा साइकिल चला रहा है और उसके पिताजी उसे पीछे से धक्का दे रहे हैं, तो कुछ समय बाद पिताजी उस अपने हाथों को अलग कर लेते हैं और बच्चा साइकिल चलाने लगता है। तो पिताजी कौन थे? एक तो पिताजी एम-के-ओ हो सकते हैं, मोर नॉलेजेबल हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे से तो वो ज़्यादा जानते हैं ना साइकिल चलाना। और एक वो स्कैफोल्डिंग बच्चों को दी, और एक उन्होंने बच्चे को स्कैफोल्डिंग दी, यानी अस्थाई मदद दी है, टेम्परेरी हेल्प दी है। अब बात करेंगे भाषा के 3 रूप। तो एक तो सोशल स्पीच होता है जो हम समाज में बात करते हैं, प्राइवेट स्पीच जो खुद खुद बात करते हैं, और साइलेंट इनर स्पीच एकदम मौन आंतरिक वाक। ठीक है, तो सोशल स्पीच होती है दुनिया से बात करना, प्राइवेट स्पीच होती है बोल बोल कर खुद से बात करना, और आंतरिक स्पीच होती है अपने मन में ही बात करना। अब बात करते हैं कॉलबर्ग्स के नैतिक विकास का सिद्धांत, जो थ्योरी ऑफ कॉलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट। कॉलबर्ग ने एक थ्योरी दी थी जिसको नैतिक विकास का सिद्धांत कहते हैं या फिर मॉरल डेवलपमेंट कहते हैं। इसमें ना थोड़ी सी एक लिमिटेशन थी, लिमिटेशन तो खैर हम नहीं कहेंगे, बट इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि जो कॉलबर्ग ने अपना विकास का सिद्धांत दिया था उसमें उन्होंने पुरुषों को अधिक महत्व दिया था, महिलाओं को बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया था। और इसमें जो नैतिकता क्या कहलाती है? सही गलत की पहचान करना नैतिकता कहलाती है। और कॉलबर्ग का नैतिक सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास द्वारा ही इंस्पायर है। जो कॉलबर्ग ने अपना नैतिक सिद्धांत दिया है वो उन्होंने जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से ही इंस्पायर होकर दिया है। अब कॉलबर्ग के विभिन्न प्रयोगों के बाद यह बताया कि व्यक्ति के नैतिक विकास मुख्य स्तर से होकर गुजरता है, उसकी दो दो अवस्थाएं हैं। उन्होंने क्या कहा कि हर स्तर की दो दो उन्होंने अवस्थाएं बताई हैं। तो कॉलबर्ग ने अपने 3 स्तर बताए हैं और तीनों स्तर की दो दो आपकी अवस्थाएं हैं। तो टोटल 3 स्तर हो गए और 6 अवस्थाएं हो गई कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की। अब उन्हें हम पढ़ेंगे बाद में। तो आज की वीडियो में इतना ही, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेंगी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी और मैं लेंथी वीडियो नहीं बनाती। तो उस वजह से अगर आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो और आपके इस टॉपिक से जितने भी डाउट हैं आई होप वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है जिसको आपका रिवीजन होना चाहिए, तो आप उस टॉपिक को भी मुझे बता सकते हैं। मैं उस टॉपिक के लिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।